Student, this is the second lecture of the chapter. Topic second, the making of nationalism in Europe. Making of Europe was not a easy task. मिड 18th सेंचुरी के यूरोप के मैप को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे नेशन स्टेट जैसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। आज जो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री आप देखते हैं, वो कंट्री पहले किंगडम्स, कैंटोन्स में डिवाइड रहती थी और रूलर्स, जो डिफरेंट रूलर थे, वो वहाँ पे रूल करते थे। ईस्टर्न सेंट्रल यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्की सिस्टम इस्टेब्लिश था और उस एरिया के जो लोग थे वो डाइवर्स पीपल थे, मतलब अलग अलग जाति के लोग थे जिनकी भाषा अलग अलग थी, अलग अलग भाषाएं वो बोलते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड, और ये सारी चीज़ें बताती थी कि किसी भी सेंस से वो कलेक्टिव नहीं हो सकते थे। यहाँ पे हब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल लिया गया है कि हब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी एरिया पे रूल करता था जिसमें अलग अलग जाति के लोग रहते थे। अगर फाइनेंशियली बोलें तो भी उनमें डिफरेंस मिलेगा, एरिया वाइज बोले, रीजन में बोले तो भी डिफरेंस है, और लैंग्वेजेस बोले तो वो भी डिफरेंट लैंग्वेज वो लोग बोला करते थे, जैसे इटालियन, जर्मनी, मैग्यार और पॉलिश आदि लैंग्वेज वो बोलते थे। तो किसी भी तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस पार्ट में हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी जैसी कुछ भी बात नहीं दिखाई देती थी कि वो कंबाइन हो सके। अब सेकंड टॉपिक 2.1 द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेसी अपर क्लास को डिनोट करता है, इट मीन्स रिच पीपल। उस समय अगर यूरोप की सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में सिर्फ दो ही पार्ट दिखाई देते हैं, अपर क्लास एंड लोअर क्लास। ये अपर क्लास जो है वो रिच पीपल हैं जो कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर कंट्रोल करते थे, पावरफुल थे, ये सोशली और पॉलिटिकली बहुत ही पावरफुल थे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर। और अगर हम बोले कि इनकी पॉपुलेशन वाइज अगर यहाँ पे बात करें तो ये पॉपुलेशन में बहुत ही कम थे। यहाँ पे सिटी में और कंट्री साइड दोनों इनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी इनके पास हुआ करती थी और ये अपना ही एक ग्रुप बना के रखे थे जिसमें ट्रेड और मैरिज का इनका रिलेशन रहता था। तो दूसरी तरफ हम बात करें स्मॉल एक दूसरे ग्रुप की जो पॉपुलेशन वाइज मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे था, वो था पेजेंट्री। अगर वेस्ट की बात करें, अगर यूरोप के वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पर जो भी लैंड थी उसके स्मॉल ओनर हुआ करते थे या छोटे छोटे ओनर छोटी छोटी लैंड के ऊपर वो एग्रीकल्चर करते थे या फिर दूसरों से ज़मीन यहाँ पे रेंट पे लेकर वो वर्क करते थे। अगर ईस्टर्न पार्ट की बात करूँ तो वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग सिस्टम था जिसमें एक जमींदार हुआ करता था जिसके अंडर में बहुत सारी लैंड हुआ करती थी और ये कल्टीवेटेड करवाता था सर्व्स के द्वारा। सर्व्स में बाउंडेड लेबर। यूरोप के हम अरिस्टोक्रेसी एंड पेजेंट्री ग्रुप की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं एक नए सोशल एक ग्रुप की जो है न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन में मिडिल क्लास वर्ड का यूज़ हुआ था। तो यहाँ पे मिडिल क्लास की ग्रोथ कैसे हुई वो हम पहले में एक्सप्लेन किया गया है। अगर वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन यहीं पे शुरू होता है और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो हमें एक नई कमर्शियल क्लास मिलती है। ये जो नया कमर्शियल क्लासेस, जो नया कमर्शियल ग्रुप हमारे पास है, ये मिडिल क्लास के नाम से जाना जाता था। ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करता था मार्केट के लिए। और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले सबको पता है कि इंग्लैंड में शुरू हुआ था जो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर हुआ था और काफ़ी समय के बाद या बोल सकते हैं कि बहुत टाइम पीरियड के बाद ये फ्रांस एंड अदर पार्ट ऑफ जर्मनी में शुरू हुआ। यहाँ पे मिडिल क्लास ग्रुप में हम बात करें कि कौन कौन लोग शामिल हैं तो मिडिल क्लास मेडअप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल, ये सब लोग मिडिल क्लास में शामिल थे। और ये जो मिडिल क्लास थे सबसे बड़ी बात है कि इनके पास नॉलेज
एजुकेशन और मनी हुआ करती थी कि ये प्रोग्राम को लंबा खींच सकते थे। तो मिडिल क्लास ये ग्रुप है जो इस यूरोप में रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। What did liberal nationalism stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of the liberalism. Then here the term liberalism used here. Then what is the meaning of liberalism? Liberalism derived from the Latin root liberal, meaning free, freedom. It means freedom के जो मायने हैं each and every person के लिए अलग अलग रहते हैं। हो सकता है आपके लिए फ्रीडम हो कि कोई आपको रोके टोके ना, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए फ्रीडम कुछ दूसरा मायने रखता है। तो यहाँ लिबरलिज्म का मीनिंग अलग अलग फील्ड में अलग अलग लिया गया है। तो फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है फॉर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ द ऑल बिफोर द लॉ। इट मीन्स इट स्टूड फॉर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। पॉलिटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। ओके, इट मीन्स जो भी गवर्नमेंट बिल्डअप होगी वो सहमति से होगी। इट मीन्स गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इन अ पॉलिटिकली फील्ड। एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. But नेपोलियन पीरियड की अगर हम बात करें, यहाँ रेवोल्यूशनरी फ्रांस के टाइम की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो लिबरलिज्म का यहाँ हमें देखने को मिलता है। रेवोल्यूशनरी फ्रांस, अगर हम फ्रांस की बात करें तो उस समय जो लिबरलिज्म का मतलब था कि लोग राइट टू वोट चाह रहे थे, और राइट टू वोट उन्हीं पर्सन को दिया जा रहा था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, और मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ओल्ड वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, उनको वंचित कर दिया गया। और जैकोबिन क्लब की बात करें या जैकोबिन टाइम पीरियड की बात करें तो 1 साल के लिए यहाँ पे वुमेन को वोटिंग राइट नहीं थे और मैन को वोटिंग राइट दिए गए थे। लेकिन जैसे ही नेपोलियन का टाइम आता है वो फिर से पॉलिटिकल राइट्स उनके ले लेता है, उन पे लिमिट डाल देता है। केवल वही पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही वोट कर सकते थे। एंड वुमेन के लिए उन्होंने कहा था कि वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। इट मीन्स वुमेन कंट्रोल में रहेगी, या तो हस्बैंड के कंट्रोल में या फिर अपने फादर के कंट्रोल में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 19th एंड द अर्ली 20th सेंचुरी वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीज मैन organize opposition movement demanding equal political rights. Throughout the struggle, throughout the revolution, हम बोल सकते हैं कि मैन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी वो और वुमेन इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करते रहे। अब इकोनॉमिक फील्ड की बात करते हैं। इकोनॉमिक फील्ड में यहाँ पे लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ market and the abolition of state imposed restriction on the movement of the goods and capital. It means एक स्टेट दूसरे स्टेट में फ्रीली अपना वर्क कर सके, अपना ट्रेड कर सके, तो ये है इकोनॉमिक फील्ड में लिबरलिज्म का मतलब। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें तो वर्क करना या ट्रेड करना इतना इजी नहीं था। हर स्टेट दूसरे स्टेट से आने वाले ट्रेडर्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ बैरियर इम्पोज करता था। यहाँ पर अगर एक ट्रेडर न्यूरमबर्ग में आता है वर्क करने के लिए या ट्रेड करने के लिए हैम्बर्ग से, तो ऐसी कंडीशन में
has goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each one of them. तो ऐसी कंडीशन में 11 कस्टम ड्यूटी और हर बार जो भी प्रोडक्ट उसके पास है, जो भी गुड्स उसके पास है, उसका 5% उसे पे करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं वर्क करना इतना इजी नहीं था। और दूसरा इसी का एक ड्रॉबैक और देखते हैं कि मेजरमेंट, वेट, करेंसी, ये तीनों भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी। तो इन सब ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कस्टम यूनियन और जोल्बराइन फॉर्म किया गया, जो पर्शिया के प्रयास से हुआ और joined by the most of the German states. मेन मोटिव यही था इसका कि जो करेंसी, द यूनियन abolished tariff barrier and reduced the number of currencies from over 30 or 2. It means 28 करेंसी को इसने abolish कर दिया और उसकी जगह 2 करेंसी को इन्होंने अपने उस समय रखा। साथ ही रेलवे नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया ताकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी गुड्स हैं वो स्मूथली मूव कर